साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे चल रहे सांगीतिक सीरीज में। दोस्तों पिछले बहुत सारे वीडियो में अब तक ना जाने कई सौ क्वेश्चन का सीरीज चल चुका है और अभी आगे लगातार चलता रहेगा। और अभी वन लाइनर चल रहा है। देखिए वन लाइनर हो या एमसीक्यू, कुल मिलाकर के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्रैक करने से मतलब है, किसी भी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहते आ रहा हूँ कि हमारे माध्यम से जो भी क्वेश्चन आपके तक पहुंचाई जा रही है वह वीवीआई क्वेश्चन है, या तो रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या आने की संभावना हो सकती है। किसी भी तरह से आप टीजीटी पीजीटी या अन्य भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि मेरे इस क्वेश्चन सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी के ऊपर के लेवल के हैं, लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं रखना है। हम लोग को ये मतलब रखना है कि हम लोग को क्वेश्चन का हर तरह का प्रारूप दिखाई दे, हर तरह का क्वेश्चन आदमी करे, और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सामने आए तो कुछ नया ना लगे, घबराहट ना हो, लगे कि हाँ ये जाना पहचाना क्वेश्चन है। तो उससे क्या होता है ना, आप ऑलरेडी किसी अच्छे बुक से डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन प्रयास करने से क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो को अच्छा लग रहा है, जैसा भी है, तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे उससे अच्छा लगता है, एक ऊर्जा मिलती है और आपका सपोर्ट मिलेगा। चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा मैं आप सभी के लिए मेहनत करने का प्रयास करूँगा। तो आइए क्वेश्चन है हम लोग का, मियाँ सोरी के पिता का नाम बताइए। तो इनके पिता का नाम गुलाम रसूल था। मियाँ सोरी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये जो टप्पा के प्रतिपादक थे, टप्पा का आविष्कारक इनको माना जाता है। तो मियाँ सोरी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? गुलाम रसूल। और इनका फुल नाम था मियाँ नबी सोरी। ठीक है। टप्पा गायन शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो टप्पा गायन शैली पंजाबी भाषा का गायन है। ठीक है। ठुमरी में किस भाषा शैली का प्रयोग होता है? ठुमरी ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। श्रृंगारिक रस का ये गाना है और बहुत ही चंचल प्रकृति का गायकी होता है ठुमरी में। बनारस और लखनऊ की ठुमरी बहुत ही फेमस है। ब्रज भाषा में इसका अधिकतर मतलब कि गाने का जो शैली है वो रहता है। और गिरजा देवी जो बनारस घराने की थी, ठुमरी की इसी मतलब विद्या के लिए जानी जाती हैं। ललन पिया किस गायन विद्या के लिए प्रसिद्ध रहे? ललन पिया ठुमरी के लिए प्रसिद्ध रहे। जो दरबारी सो सुध कहावे प्रस्तुत अश्लोक वर्गीकरण के किस पद्धति का सूचक है? जो दरबारी सो सुध कहावे प्रस्तुत अश्लोक वर्गीकरण की किस पद्धति का सूचक है? ये भेद रागांक पद्धति का है। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी से ऊपर का है, लेकिन हम लोग देखते जाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखें, जो दरबारी सो सुध कहावे, लेकिन क्या पता, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है ना, वो आपसे क्या पूछ देगा वो ना आपको पता है ना हमको पता है। हम लोग एक संभावना को लेकर के अच्छे क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहे हैं बस। भेद पद्धति के अंतर्गत अनूप संगीत रत्नाकर में नाट के कितने भेद बताए गए हैं? 16। सुल्तान हुसैन सर्की ने श्याम राग के कितने भेद बताए हैं? सुल्तान हुसैन सर्की इन्होंने श्याम राग के 12 भेद बताए। ठीक है। दामोदर कृत संगीत दर्पण राग रागनी वर्गीकरण के लिए कितने मत प्रस्तुत किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने 3 मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद राजा ने राग रागनी पद्धति किस प्रकार वर्गीकृत किया? मोहम्मद रजा ने राग रागनी पद्धति किस प्रकार वर्गीकृत किया? तो मोहम्मद रजा ने 6 राग और 36 रागनियों का वर्गीकरण किया है। ठीक है। और आपको बता दें, अच्छा आगे क्वेश्चन है ही, उसी समय चर्चा करेंगे। संगीत दामोदर में राग रागनी पद्धति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया? देखिए मोहम्मद रजा ने 6 राग और 36 रागनियाँ मानी है, लेकिन संगीत दामोदर में 6 राग और उसकी मात्र 30 रागनियाँ मानी गई है। ठीक है। और इसी तरह से एक मत भी है, 4 मत भी है वर्गीकरण में, हनुमत मत, भरत मत, कलिनाथ और सोमेश्वर मत। तो कलिनाथ और ये सोमेश्वर में वो 6 राग और 36 रागनियाँ मानी गई है, लेकिन भरत और हनुमत मत में 6 राग और उनके 30 रागनियाँ मानी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मेल शब्द के प्रस्फुटन का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ये जो है क्वेश्चन, मेल शब्द के प्रस्फुटन का, आज भी जो दक्षिण भारत में हम लोग का जो उत्तरी भारत में थाट है, आज भी उसी थाट को दक्षिण भारत में मेल कहा गया है। तो ये जो मेल है, इस शब्द का प्रस्फुटन यानी कि ये आया कहाँ से, किसके द्वारा आया है? तो मेल शब्द का प्रस्फुटन का श्रेय विद्यारण्य को जाता है। ठीक है। विद्यारण्य ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने 50 रागों को वर्गीकृत किया है? विद्यारण्य ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने 50 रागों को वर्गीकृत किया है? तो विद्यारण्य ने 15 मेल माने हैं। ठीक है। और उसी 15 मेल के अंतर्गत 50 रागों का वर्गीकरण किया है।
ठीक है। लोचन ने कितने संस्थिति में अपने रागों को वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। लोचन ने 12 संस्थिति में अपने रागों को वर्गीकृत किया है। स्वरमेल कलानिधि में कितने मेलों के अंतर्गत रागों को वर्गीकृत किया गया है? स्वरमेल कलानिधि जो ग्रंथ है उसमें 20 मेलों के अंतर्गत रागों को वर्गीकृत किया गया है। सोमनाथ ने रागों की संख्या कितनी बताई है तथा अपने रागों का वर्गीकरण उसने कितने मेलों के अंतर्गत बताई? देखिए, सोमनाथ ने 960 आपका राग बताया है और 23 मेल बताया है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन चल रहा है ना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पुंडरीक विठल ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को वर्गीकृत किया है? तो पुंडरीक विठल ने कितने मेलों को अंतर्गत अपने रागों को वर्गीकृत किया है? तो 19। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे था, मैं उसका चर्चा कर दूँ फिर से। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, मोहम्मद राजा ने राग रागनी पद्धति किस प्रकार वर्गीकृत किया? तो 6 राग और 36 रागी मोहम्मद राजा ने तो किया था, लेकिन जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक शब्द राग और रागनी, तो आपको बता दें कि लिंगों के आधार पर वर्गीकरण सबसे पहले जो ग्रंथ में मिलता है, जैसे कि राग रागनी और रागों को नपुंसक यानी कि स्त्री पुरुष और नपुंसक वर्ग में वर्गीकृत करने वाले सबसे पहले ग्रंथ का नाम है संगीत मकरंद। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। संगीत मकरंद नाम है जो नारद के द्वारा लिखा गया है। तो उस ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण हुआ है, यानी कि लिंगों के आधार पे। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पे ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जब लिंगों के आधार पे पूछे तो आप लोगों को संगीत मकरंद लगाना है। पुंडरीक विठल ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को वर्गीकृत किया? तो 19 इसका आंसर हो गया, ठीक है। पुंडरीक विठल ने 19 मेल माने। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम बिलावल थाट को शुद्ध थाट स्वीकार किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बिलावल थाट को शुद्ध थाट किस ग्रंथ में? तो नगमाते आसफी में, ठीक है। बिलावल थाट से कुल मिलाकर कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं? बिलावल थाट से 284, केवल एक बिलावल थाट से कुल मिलाकर 284 राग हो सकते हैं। नारायण मोरेश्वर खर ने राग वर्गीकरण की किस पद्धति का प्रयोग किया है? नारायण मोरेश्वर खर ने रागांक पद्धति का प्रयोग किया। देखिए, कहीं कहीं नारायण मोरेश्वर खरे का रागांक कहीं कहीं 30 दिया रहता है, कहीं कहीं 26 दिया रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 30 दिया है तो हम लोग 30 लगाएंगे, अगर ऑप्शन में 36 दिया है तो 36 लगाएंगे। अगर बाय द वे इन दोनों को दिया है तो हम लोग 30 ही लगाएंगे, चूँकि बीपीएससी 30 ही मानता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंडित वेंकटमुखी ने मेलों की कितनी संख्या प्रस्तुत की? पंडित वेंकटमुखी की 72 मेल है, ठीक है। हम सभी पढ़ते आ गए हैं। पंडित वेंकटमुखी के कितने मेल? 72 मेल है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। समय आश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किस विद्वान ने किया? भातखंडे ने किया है। समय आश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख भातखंडे ने किया है। विष्णु नारायण भातखंडे ने, वीएन भातखंडे। नारायण मोरेश्वर खर ने कितने रागांक बताए हैं? देखिए, उन्होंने रागांक 26 माने जाते हैं कि 26 राग ही मनाए जाते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में 30 देखने को मिला है। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑप्शन के हिसाब से आप लोग ध्यान रखेंगे। 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया है? तो सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में किया है। सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस प्रकार वर्गीकृत किए? सारंगदेव ने, दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं। देखिए, हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं, जो जितने भी पुराने वीडियो, आप सबको देखते जाइए। एक एक वीडियो में आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए ताकि एकदम दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस प्रकार वर्गीकृत किए? तो गीतियों के आधार पर इन्होंने 5 प्रकार के गीति माने हैं। दोस्तों, 7 प्रकार के भी गीति किस विद्वान ने माने हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतंग ने विदेशी में माना है, ठीक है। सारंगदेव ने अपने उपरागों एवं रागों की संख्या कितनी बताई है? सारंगदेव ने अपने उपरागों एवं रागों की संख्या, यानी कि उपराग उनका 8 है और सारंगदेव के रागों की संख्या 20 है। सारंगदेव ने ग्राम रागों की संख्या कितनी बताई है? सारंगदेव ने ग्राम रागों की संख्या 30 बताई है। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे उपराग की बात बोले तो 8 उपराग माने हैं उन्होंने और राग 20 माने हैं, लेकिन ग्राम राग उन्होंने 30 माना है सारंगदेव ने।
पंडित भातखंडे ने उत्तरी संगीत पद्धति के 10 थाट कितने थाटों से चुन कर लिए हैं? देखिए, भातखंडे ने उत्तरी संगीत में 72 थाटों से चुन करके उन्होंने 10 थाटों को दिया है। होमपिच शब्द कौन से प्रकार में आता है? होमपिच शब्द एक जो है गमक का प्रकार है। स्वस्थान शब्द से क्या समझते हैं? तो स्वस्थान शब्द से संबंधित है आलाप। स्वस्थान का नियम आप लोग पढ़े हैं ना, रूप का आलाप, रूप का आलापती, ये उसी में आता है। तो ये स्वस्थान नियम एक प्रकार का आलाप का संबंध है, ठीक है। संकीर्ण राग किसे कहते हैं? 2 से अधिक रागों का मिश्रण जब हो तो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन स्टेट में भी पूछा गया था और हो सकता है बीपीएससी में भी पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे। संकीर्ण राग उसे कहते हैं जब 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो और 1 से अधिक रागों का मिश्रण छाया लग हो जाएगा। किसी दूसरे राग की किसी अन्य राग की छाया पड़े तो उसको छाया लग बोलते हैं। लेकिन संकीर्ण राग 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो जाता है। कौन सा राग आश्रय राग नहीं है? तो देखिए, आश्रय राग आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से केवल शुद्ध कल्याण कह देना ही उचित नहीं होगा। आश्रय राग ये होता है जो अपने ही नामों से हो, जैसे कि भैरव, असावरी, अगर ये सब है तो आश्रय राग नहीं है। अगर इसको छोड़ कर जैसे मालकंस हो गया, शुद्ध कल्याण हो गया, जौनपुरी हो गया, ये आश्रय राग नहीं है। उससे थाट से मतलब कि बने हुए राग हैं, लेकिन अपने ही नामों वाले रागों थाटों से जब किसी राग का नाम आता है तो उसे आश्रय राग कहते हैं। रागों के समय विभाजन के लिए 24 घंटे को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए, 24 घंटे को 2 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन पहर की बात किया जाए ना तो 8 प्रहर में इसको विभाजित किया गया। बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि हमारे माध्यम से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन आ रहा है, तो सारे वीडियो को आप लोग देखते जाइए, पुराने वीडियो भी सभी देख जाइए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं से भी मिले, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो शेयर और सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए मैं और बेहतर कर सकूं।